हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं औद्योगिक क्रांति के बारे में। औद्योगिक क्रांति कब हुई थी, इसके कारण क्या थे, क्रांति के कारण क्या थे, और यह इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तराखंड प्रवक्ता जो है दोस्तों, इतिहास का जो पेपर होने वाला है उसमें औद्योगिक क्रांति के बारे में दिया गया है सिलेबस में। और मैं बहुत शॉर्ट तरीके से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वही मैं आप लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करा रही हूँ। आज हमारी 3rd क्लास है, तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो है 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में होती है, और क्रांति में उत्पादन के संसाधन में अत्यधिक वृद्धि हुई, और जिससे कि नए नए जो उद्योग धंधे लगने लगे, और इसी के कारण जो है औद्योगिक क्रांति होती है। और इसके कारण देख लेते हैं, कारण भी पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में। इंग्लैंड के उपनिवेश अधिक थे, और जहाँ से इंग्लैंड को लोहा, कोयला इत्यादि आसानी से मिल सकता था, जैसे कि रॉ मटेरियल होते हैं, कच्चा माल, वो सारी चीज़ें आसानी से मिल सकता था। इंग्लैंड अपने उपनिवेश से ही कच्चा माल प्राप्त कर लेता था, और इंग्लैंड के वैज्ञानिकों ने कई आविष्कार किए, जिससे उद्योग को फ्लाइंग शटल, स्पिन जैनी नामक यंत्र ने सूत काटना, धागा बनाने का कार्य होता था, वो आसान कर दिया। इंग्लैंड किसी भी युद्ध में उतना ही पड़ता था जिससे कि उसका व्यापारिक हित मिल सके। इंग्लैंड के पूंजीपतियों के पास धन की कमी नहीं थी, जिसके कारण उद्योग बढ़ते गए। इंग्लैंड को बाजार के रूप में और अपने ही उपनिवेश से उपयुक्त कारणों से ही इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होती है। उस समय इंग्लैंड को विश्व का उद्योग शाखा कहा जाता था। इंग्लैंड जो है वो उस समय का एक प्रभावशाली साम्राज्य बन गया था, और अपने उपनिवेशों के द्वारा ये सारी चीज़ें प्राप्त कर सका। औद्योगिक क्रांति के प्रभाव के बारे में देख लेते हैं। औद्योगिक क्रांति के जो प्रभाव है, सबसे पहला प्रभाव कच्चा माल, सस्ता श्रम, बाजार के लिए यूरोप में नए नए उपनिवेश बनाने की होड़ लग गई थी। कृषि प्रणाली में अत्यधिक परिवर्तन हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हो गई थी। नए नए यंत्र बनाने की होड़ शुरू हो गई थी, जिसने पूरे जो है विश्व को प्रभावित किया। ओके, औद्योगिक क्रांति के दौरान बने यंत्रों की बात करें, जो क्या क्या बने थे, तो उसमें है सूत काटने की मशीन, फ्लाइंग शटल यंत्र की खोज की गई थी, स्पिन जैनी, बाहर क्रेन आदि जैसे यंत्र की खोज हुई थी। इसी क्रांति के दौरान स्टीमर, रेल इंजन तथा सिलाई मशीन की खोज हुई। औद्योगिक क्रांति के क्या लाभ होंगे, लोगों की जीवन शैली तथा उत्पादन में वृद्धि हुई, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि होती है। औद्योगिक क्रांति की हानि की बात करें तो समाज का नैतिक पतन हो गया था, और जो छोटे किसानों का अंत हो गया था। गृह व्यवसाय, कुटीर उद्योग का अंत हो गया था, जो छोटे छोटे उद्योग लोग करते थे उसका अंत हो गया था। समाज 2 वर्गों में बढ़ गया था, एक पूंजीपति और एक श्रमिक। ओके, औद्योगिक क्रांति का प्रसार जो है वो जर्मनी, फ्रांस, इटली, यूएसए समेत पूरे विश्व में फैल गया। औद्योगिक क्रांति के सर्वाधिक लाभ जो है कपड़ा उद्योग को हुआ, और इस क्रांति में इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी जो है वो जर्मनी बन गया था, जिस कारण इंग्लैंड तथा जर्मनी में हमेशा ही विवाद होता रहता था। और यही जो है विवाद प्रथम विश्व युद्ध के जो युद्ध का रूप ले लेता है, जो 1914 में प्रथम युद्ध हुआ था, विश्व युद्ध, उसका यह रूप ले लेता है, इसकी प्रतिद्वंदिता ही। अब देखते हैं इंग्लैंड की क्रांति के बारे में। इंग्लैंड की जो क्रांति हुई थी 1688 ईस्वी में हुई थी। इंग्लैंड की क्रांति को शांतिपूर्ण और गौरवपूर्ण क्रांति, रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो ये अब शांतिपूर्ण, गौरवपूर्ण और रक्तहीन क्रांति पूछ लेगा एग्जामिनेशन में, कि ये शांतिपूर्ण या गौरवपूर्ण या रक्तहीन क्रांति या हर्षोत्पन्न क्रांति किसे कहा जाता है, तो इंग्लैंड की क्रांति को कहा जाता है, जो कि 1688 में हुई थी। और इसने जो है इसमें एक बूंद रक्त भी नहीं बहा था, इसी वजह से यह शांतिपूर्ण, गौरवपूर्ण क्रांति और रक्तहीन क्रांति के नाम से जानी जाती है। 11वीं सदी में राजा हेनरी प्रथम ने सलाहकारों का एक परिषद का गठन किया था, और जिसे क्यूरिया रेजिस कहा जाता था। जो हेनरी प्रथम था उसके सलाहकार थे, उन्होंने एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जिसको कि क्यूरिया रेजिस कहा जाता था। 1215 में राजा जॉन के नीतियों से असंतुष्ट होकर सामंतों ने वैरम एक घोषणा पत्र मैग्ना कार्टा तैयार किया, और उसे राजा जबरदस्ती स्वीकार करा लिया था। इस घोषणा पत्र के अनुसार राजा को सलाहकार मंत्रिपरिषद के अनुसार ही कार्य करना होता था। और 1485 से लेकर 1603 तक ट्यूडर वंश का शासन रहा। इस वंश का शासन अत्यंत निरंकुश था, और इस वंश के शासकों ने जनता का दमन किया, जिस कारण जनता मैग्ना कार्टा को भूल गई। और 1603 से 1714 तक स्टुअर्ट वंश का शासन रहा। इस वंश के पहले शासक जो कि जेम्स प्रथम हुआ करते थे, और के समय राजा और संसद के बीच विवाद होने लग गया था। इस अवधि में पुनर्जागरण शुरू हो चुका था तथा जनता तथा राजा के बीच विद्रोह बढ़ता जा रहा था, और जो जनता है राजा की निरंकुशता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी, जिस वजह से जो है विद्रोह बढ़ता गया। और जेम्स प्रथम के बाद उसका पुत्र जो है चार्ल्स प्रथम राजा बना 1625 से 1649 के समय तक। और इसने चार्ल्स के समय यह जनता ने खुला विद्रोह करने लगी, और जिससे कि चार्ल्स प्रथम जिसने नया नया कर लगाया था, इसी वजह से यह विद्रोह हुआ।
जनता तथा राजा के बीच विद्रोह गृह युद्ध का रूप लेने लग गया और इंग्लैंड में यह गृह युद्ध 2 गुटों में बट गया, जो कि पादरी जमींदार थे और राजा का एक गुट, जिन्हें कैवेलियर कहा जाता था। जनता, व्यापारी तथा संसद एक गुट में थे, जिन्हें राउंड हेड कहा जाता था। जनता का नेतृत्व क्रॉमवेल कर रहा था और इस युद्ध में जनता ने चार्ल्स प्रथम को पकड़कर 30 जनवरी 1649 को फांसी दे दिया गया था। तो इसमें क्या क्वेश्चन बनेगा? देखिए, इसमें क्वेश्चन बनेगा कि इंग्लैंड की क्रांति के दौरान जो है वहाँ का शासक कौन था, है ना, ये क्वेश्चन बन सकता है। और समाज जो है ऐसे पूछेगा कि समाज 2 वर्गों में बटा था या 3 वर्गों में, या फिर समाज जो है किन 2 वर्गों में बटा था, पादरी जमींदार और राजा का एक गुट, जिसे कैवेलियर कहा जाता है। तो और ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि कैवेलियर जो है वो किस क्रांति से रिलेटेड है। ओके, इसको ध्यान रखिएगा। चार्ल्स प्रथम के बाद इंग्लैंड का राजा क्रॉमवेल बनता है और क्रॉमवेल जो है संसद के अनुसार कार्य कर रहा था, किंतु धीरे धीरे क्रॉमवेल भी जो है निरंकुश हो जाता है, जिससे कि जनता शीघ्र ही इसके शासन से भी ऊब गई थी। ओके, क्रॉमवेल जो है प्यूरिटन धर्म को मानता था। वह जो है जनता पर जबरदस्ती धर्म को थोपने लगा था और इससे जनता ने चार्ल्स सेकंड को जो है उसको क्रॉमवेल का हटाकर चार्ल्स द्वितीय को जो राजा बना देती है। चार्ल्स द्वितीय प्रारंभ में अच्छे शासन करता था, किंतु धीरे धीरे वो भी निरंकुश होने लग गया था और इसके बाद चार्ल्स द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो है जेम्स द्वितीय राजा बनता है। जेम्स द्वितीय के राजा बनते ही वह जो है निरंकुश हो गया था और जिससे कि वो अपने विद्रोहियों का दमन करने लग गया था। और इंग्लैंड की संसद ने हॉलैंड के राजकुमार विलियम ऑफ ऑरेंज और जेम्स की पुत्री मेरी को संयुक्त रूप से इंग्लैंड का शासक नियुक्त कर दिया। तो यहाँ पे क्या होता है कि इन लोगों ने वहाँ के लोगों ने विद्रोह किया, तो चार्ल्स जो जेम्स द्वितीय ने उसका दमन कर दिया। किसका? विद्रोह का दमन करता है। और वहाँ पे इंग्लैंड की संसद ने हॉलैंड के राजकुमार जो है विलियम ऑफ ऑरेंज, जेम्स की पुत्री मेरी, विलियम ऑफ ऑरेंज और मेरी को क्या कर दिया? वहाँ का शासन नियुक्त कर दिया। हॉलैंड का राजकुमार विलियम ऑफ ऑरेंज ने 15,000 सैनिकों के साथ इंग्लैंड में प्रवेश कर इंग्लैंड की जनता ने उसका स्वागत करती है। इंग्लैंड की जनता उसकी स्वागत करती है। किसकी? जो हॉलैंड का राजकुमार था विलियम ऑफ ऑरेंज। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो जेम्स विलियम था, है ना, वो क्या करता है? इंग्लैंड को छोड़कर भाग जाता है। विलियम्स ऑफ ऑरेंज के डर से। ओके, इस प्रकार 1688 में बिना रक्त बहाए इंग्लैंड की क्रांति जो है सफल हो जाती है। यहाँ पे मैं आपको इंग्लैंड का मैप दिखा देती हूँ दोस्तों, ताकि आपकी जो मेमोरीज़ है वो अच्छे से बनी रहे और आप लोग जो है उस चीज़ को समझ सकें कि वर्ल्ड मैप में कहाँ पे इंग्लैंड है, कहाँ पे ब्रिटेन है और कहाँ पे जर्मनी है। ठीक है ना। तो गाइस, ये देख सकते हैं आप लोग, ये इंग्लैंड है ना। यहाँ पे बाल्टिक सागर है, यहाँ बेरेंट आर्कटिक ओशन है, बेरेंट सी। ओके, और इधर जो है यहाँ पे जो है साउथ और ये नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा और नीचे जो है ये अफ्रीका है, इधर एशिया है। यहाँ पे भी एशिया है। पहले रशिया हुआ करता था यहाँ पे, मतलब यूरोप था, यहाँ पे एशिया बन गया क्योंकि यहाँ पे जो है सोवियत संघ टूट कर जो है एशिया मिल गया था। इस वजह से यहाँ पे जो है एशिया का स्थान हो गया। ठीक है, तो इंग्लैंड आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। इंग्लैंड की क्रांति का क्या प्रभाव होता है? प्रभाव की बात करें तो राजा तथा संसद के बीच जो है विवाद समाप्त हो गया। राजा को औपचारिक प्रधान बना दिया गया। राजा तथा संसद को अधिकारों को निर्धारित किया। राजा और संसद के अधिकारों को जो है निर्धारित कर दिया गया। ये राजा के अलग जो है अधिकार हैं और संसद के अलग अधिकार हैं। यह इंग्लैंड की क्रांति हुई, इस क्रांति में बिना रक्त बहाए ये क्रांति सफल हो गई। इसी वजह से इसे गौरवपूर्ण और रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है। और अधिकार घोषणा पत्र 1689 के बारे में बात कर लेते हैं। इस घोषणा पत्र के अनुसार राजा संसद बिना अनुमति ना कोई कानून बना सकता था, ना ही पुराने कानून को समाप्त कर सकता था। तो इसमें क्या हो गया, जैसे कि यहाँ पे पीएम है ना, या फिर राष्ट्रपति है, नहीं पीएम है। पीएम जो है संसद में कोई भी अगर उनको कोई भी कानून पास करना होता है तो पहले संसद में वो बिल पास होता है, इसके बाद ही जो है कानून पास होता है। ठीक है ना। तो उसी तरह वहाँ पे भी एक क्या बना दिया गया, संसद की अनुमति के बिना वो राजा है उसके अलग अधिकार निर्धारित कर दिए गए। और वहाँ पे जो राजा था संसद की अनुमति के बिना जो है नया कर नहीं लगा सकता था। वित्त तथा सेना संसद के नियंत्रण में हो गई। इंग्लैंड की क्रांति विश्व की पहली राजनीतिक क्रांति थी, इसको याद रखिएगा। इंग्लैंड की क्रांति का मुख्य कारण राजा तथा संसद के बीच संघर्ष था। राजा और संसद के बीच ही संघर्ष
था, इसी वजह से ये क्रांति होती है। ओके, अब बात कर लेते हैं अमेरिका की क्रांति के बारे में। अमेरिका की क्रांति का मुख्य कारण इंग्लैंड द्वारा उसका शोषण करना था। जो अमेरिका में क्रांति होती है, इंग्लैंड ने वहाँ उपनिवेश बनाया था, इसका शोषण, ये वहाँ पे शोषण करता था, इस वजह से ही अमेरिका में क्रांति हो जाती है। इंग्लैंड ने अमेरिका को अपना उपनिवेश बनाया था। ये दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा, जिस तरीके से भारत पे अपना अधिकार जमा कर उपनिवेश बना लिया था, उसी तरह से अमेरिका पे भी उसने क्या किया था, उपनिवेश बना लिया था। वहाँ पे अपने ही कानून को चलाता था और अपना ही उस पर लाभ लेकर अपना जो है अपने देश का ही विकास करता था, है ना। तो इंग्लैंड ऐसा ही कानून बनाता था जिससे उसे लाभ मिल सके, अमेरिका को हानि हो सके। इसी समय दो घटनाएं होती हैं, स्टाम्प एक्ट और बोस्टन चाय पार्टी। बोस्टन चाय पार्टी आपने इंडियन हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। और स्टाम्प एक्ट क्या है पहले ये देख लेते हैं। इसे यूएसए ने अस्वीकार कर दिया था, नहीं माना था इसको। यूएसए ने क्या कहा था कि हम इसको स्टाम्प एक्ट को नहीं मानेंगे, जो 1765 में लगाया गया था। तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि स्टाम्प एक्ट है दोस्तों वो कब लागू हुआ था? 1765 में आया था। और पार्लियामेंट में जो वहाँ की संसद थी, वहाँ यूएसए का कोई प्रतिनिधि नहीं था। जिस तरह से आप इंडियन हिस्ट्री में देखेंगे, साइमन कमीशन इन्होंने बनाया था, जिसमें कि कोई भी भारतीय नहीं था। सात लोग इसमें सदस्य थे, लेकिन कोई भी भारतीय नहीं बनाया गया था, जिसका कि यहाँ पे विरोध हुआ था। साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे। उसी तरह से स्टाम्प जो है एक्ट था, उसमें पार्लियामेंट में यूएसए का कोई भी प्रतिनिधि नहीं रखा गया था। अतः उन्होंने कहा कि प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं, नो टैक्स नो विदाउट टैक्स रिप्रेजेंटेटिव। तो यह नारा जो है कब देते हैं लोग? ये नारा जो है अमेरिका के लोग देते हैं कब? 1765 स्टाम्प एक्ट में। ओके, इसके बाद दूसरी घटना कब होती है? 1773 में, 16 दिसंबर 1773 में बोस्टन टी पार्टी के नाम से जानी जाती है। इंग्लैंड ने अमेरिका भेजे जाने वाले चाय पर अत्यधिक कर लगा दिया था, टैक्सेस लगा दिए थे। जब चाय से भरा जहाज यूएसए के बोस्टन बंदरगाह पर पहुंचता है, बोस्टन जो बंदरगाह है वो अमेरिका में है। ओके, ये ध्यान में रखिएगा और नोट डाउन करते चलिए। अमेरिका के लोगों ने सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। किसके नेतृत्व में किया? सैमुअल एडम्स, इसका नाम याद रखिएगा। ओके, और चाय से भरे बोरियों को समुद्र में फेंकना स्टार्ट कर दिया। वहाँ फेंक दिया सब इन लोगों ने, क्योंकि वहाँ पर टैक्स ज़्यादा लगाया जा रहा था। और इंग्लैंड की सेना ने उन पर गोलियां चला दी। जो बोरी चाय से भरी यहाँ चीन जो चाइना से ले जा रहे थे लोग, चाय से भरी बोगी, है ना, तो वहाँ पे बोरियां उन लोगों ने फेंक दी बोस्टन बंदरगाह में, क्योंकि टैक्सेस ज़्यादा थे। तो वहाँ की जो इंग्लैंड की सेना थी उन पर गोलियाँ चलाने लगी, और इस हत्या को बोस्टन चाय पार्टी की घटना कहते हैं। अमेरिका स्वतंत्रता का संदेश तथा राष्ट्र प्रेम की भावनाओं को जेफरसन, जॉन लॉक, जॉन मिल्टन, थॉमस वेन जैसे प्रमुख कवियों ने फैला दिए थे। ठीक है ना, स्वतंत्रता का संदेश वहाँ के ये प्रमुख क्रांतिकारी थे। जेफरसन, जॉन लॉक, जॉन मिल्टन, थॉमस वेन जैसे प्रमुख कवि थे वो, इन्होंने फैलाया था क्या? यहाँ पर राष्ट्र प्रेम की भावना और स्वतंत्रता का संदेश दे दिया था हम लोगों ने। ओके, अब क्या होता है कि 4 जुलाई 1776 ईस्वी को जो अमेरिका है स्वतंत्र घोषित कर लेता है। ओके, और वहाँ पे आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। जिस तरीके से आपने इंडिया में देखा होगा कि जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, वो उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज जो है घोषित कर दिया था 26 नवंबर को, 26 जनवरी को, है ना। उसी तरह से खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया था 4 जुलाई को ही। किसने? अमेरिका ने। अमेरिकी सेना का नेतृत्व जॉर्ज वाशिंगटन कर रहे थे, और यह युद्ध है 83 तक चलता है। ओके, और 76 में खुद को स्वतंत्र किया, लेकिन 83 तक युद्ध करते रहे लोग। और युद्ध की समाप्ति 83 में हो जाती है। पेरिस समझौते के तहत यह युद्ध समाप्त होता है। पेरिस समझौता होता है, फिर इसके बाद यह युद्ध समाप्त हो जाता है। और इस समझौते के तहत इंग्लैंड ने अमेरिका को स्वतंत्र घोषित कर दिया। देखिए 76 में अपने को खुद ही स्वतंत्र कर लिया था, लेकिन उन्होंने जो है लड़ाई करते रहे कितना 83 तक, 4 3 7, है ना, 7 सालों तक लड़ते रहे। इसके बाद स्वतंत्रता घोषित किया किसने? अंग्रेजों ने। तो अंग्रेजी बहुत ही ज़्यादा क्या थे? देखिए अमेरिका ने स्वयं को 4 जुलाई 76 को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। इंग्लैंड ने 83 में स्वतंत्रता दे दी थी। अमेरिका स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को ही मनाया जाता है। और ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब है और कब इनको आज़ादी मिली थी, स्वतंत्र कब अपने को घोषित कर लिया था। ये सारी डेट याद रखेंगे, नोट बना लीजिए आप लोग। अमेरिका का संविधान 1790 में बनकर तैयार होता है ना। संविधान कब बनता है इनका? 1789 में। ओके, अमेरिका का सर्वप्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन को याद रखेंगे। स्वतंत्रता के बाद 2 प्रमुख समस्याएं थी, जो कि रंगभेद और दास प्रथा।
अमेरिका में काले गोरे लोगों के बीच रंग भेद की लड़ाई हो गई थी और रंग भेद को समाप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने निभाया था। इसको भी आप याद रखेंगे, मार्टिन लूथर किंग। ओके, इन्हें ब्लैक गांधी और काला गांधी भी कहा जाता है इनको, कि मार्टिन लूथर किंग को ब्लैक गांधी के नाम से जाना जाता है। अमेरिका में दासों की खरीद बिक्री होती थी। अब्राहम लिंकन ने दासों की प्रथा जो थी, वहाँ पे दास प्रथा उसको ख़त्म कर दिया और उन्होंने लोकतंत्र का सिद्धांत दिया। और आज भी उनके लोकतंत्र के सिद्धांत की जो है कॉपी की जाती है। जनता की सरकार जनता के द्वारा जनता के लिए होती है, यही लोकतंत्र है। उन्होंने बड़ा फेमस ही जो स्टेटमेंट दी थी, जनता की सरकार जनता के द्वारा जनता के लिए, जो कि आज भारत में भी यही माना जाता है। ठीक है ना, और यही लोकतंत्र है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। ओके, तो यहीं पे अमेरिका की क्रांति और इंग्लैंड की क्रांति की समाप्ति होती है दोस्तों। और उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक और शेयर ज़रूर कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से हम लोग कल जो है फ्रांस की क्रांति और फ्रांस की क्रांति के बाद और टॉपिक भी क्लियर करेंगे। ठीक है।